हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ये क्लास 12 की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें हम जो है रासायनिक बलगतिकी लेसन को देख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो है प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है इनके बारे में जानेंगे और इनके कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे और साथ में इसमें कौन से एग्जाम में आपके आते हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम प्रथम कोट की अपक्रिया एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इसके बारे में हम देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया कह लीजिए, चाहे अंग्रेजी में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह लीजिए, बात एक ही है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया होती क्या है, पहले आप इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रथम कोट की अपक्रिया होती है उसकी जो सांद्रता होती है वो एक अभिकारक पर निर्भर करता है। यानी अपक्रिया आपकी जो भी रासायनिक अपक्रिया होगी, अगर प्रथम कोट की अपक्रिया वह कब कहलाएगी, जब उसकी सांद्रता एक अभिकारक पर निर्भर करती है तो वह प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आई। इसको लिखोगे कैसे? प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी प्रथम कोट की अपक्रिया का जो वेग होता है एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें जो उदाहरण आप पेश करोगे, चीनी का जल अपघटन, यानी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, चीनी का जल अपघटन। भाई आपको चीनी का फार्मूला पता है, C12H22O11, C12H22O11 जल अपघटन कह रहा है, मतलब आप पानी में डालोगे ही डालोगे। यह आपका चीनी है, जाने रहेगा, जिसे शुगर बोला जाता है, गन्ने की शुगर। ठीक, तो ये चीनी है, पानी है, घुलाओगे, जब आपस में मिलाओगे तो जो बनेगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक आपका ग्लूकोज होगा, एक ग्लूकोज आपका होगा और दूसरा जो है फ्रक्टोज होगा। बात समझ में आई। यानी चीनी का जब आप जल में घोलते हैं तो एक तो ग्लूकोज का बनेगा और दूसरा और जो है फ्रक्टोज का बनता है। तो अगर इसके आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, यानी फर्स्ट ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हैं, तो देखिए आपके चीनी पर ही सारा माल निर्भर कर रहा है। यानी सारा हिसाब किताब जो है वो चीनी पर ही डिपेंड कर रहा है और चीनी के अणु कितने हैं, एक है, तो जाहिर सी बात एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा है। यानी इसकी सांद्रता जो है एक अभिकारक को भी चीनी पर निर्भर कर रही है, तो इसलिए प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण होगा। समझ में आएगा ये बात। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं CH3COO C2H5 होता है। इसी को बोला जाता है एथिल एसीटेट। आप देख रहे हैं C2H5 ये एथिल ग्रुप है और CH3COO जो है एसीटेट आयन है। एथिल एसीटेट में ये एक तो होता है CH3COO नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है C2H5 प्लस चार्ज। तो ये जो CH3COO नेगेटिव चार्ज होता है ये एसीटेट आयन होता है और ये आपका एथिल ग्रुप होता है। तो ये जो है एथिल एसीटेट जो हमारा यौगिक होता है, इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं, मीन्स जल में इसको घोलते हैं, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर भी ये जो अम्लीय माध्यम में अपक्रिया कराई जाती है, तो जब H2SO4 की उपस्थिति में इसका अपक्रिया कराते हैं तो आपको पता है ये जो H2O है H प्लस चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज में टूटता है, H प्लस चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज में। तो ये जो आपका OH नेगेटिव चार्ज है ये C2H5 प्लस चार्ज से जुड़ेगा। भाई प्लस माइनस अपना जो है अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा और यहाँ का प्लस चार्ज जो है इसके नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOH और ये बन जाएगा C2H5OH। तो एक हमारा है एसिटिक एसिड हो जाएगा और दूसरा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल है। समझ में बात नहीं भाई। इसका OH जो है C2H5 के साथ जुड़ेगा तो C2H5OH बन जाएगा
इसका H जो है CH3COO के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड और एथिल एसीटेट बनता है। तो ये जो हमारा एथिल एसीटेट का जल अपघटन है ये भी हमारे प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। क्यों प्रथम कोट की कहलाती है? क्योंकि इसकी जो सांद्रता होती है ये एथिल एसीटेट पर निर्भर करता है, यानी एक ही अभिकारक पर निर्भर करता है, इसलिए ये भी प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो मालूम हो गया होगा कि प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिनकी सांद्रता एक अभिकारक पर निर्भर करती है प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? देखिए, अगर हम बात करें प्रथम कोट की अपक्रिया के मात्रक की बात करें तो जाने रहेगा प्रथम कोट की अभिक्रिया का मात्रक जो होता है समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स कह सकते हैं, या जो है मिनट इनवर्स कह सकते हैं। बात समझ में आई? यानी समय इनवर्स कह सकते हैं, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ये इसका जो है अपक्रिया के प्रथम कोट के अपक्रिया के वेग का मात्रक कहा जाता है। अब कुछ इसके लक्षण के बारे में जनरली ऐसे ही जान लेते हैं, उसके बाद जब इसका वेग स्थिरांक का क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर इसका डेरिवेशन हम सॉल्व करवाएंगे। अगर हम प्रथम कोट की अपक्रिया की सांद्रता जो है n गुना बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? सांद्रता। प्रथम कोट की अपक्रिया की सांद्रता जो है n गुना बढ़ाते हैं तो इसका वेग जो है n गुना बढ़ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी प्रथम कोट की अपक्रिया की सांद्रता अगर n गुना बढ़ाते हैं तो उसका जो वेग होता है वो भी n गुना बढ़ जाता है। सांद्रता मतलब जैसे पदार्थ अगर हम मान लीजिए n गुना बढ़ाते, जैसे 2 गुना बढ़ाएंगे तो वेग भी 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ाएंगे अगर सांद्रता तो वेग भी 4 गुना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए? एक चीज और इसमें विकल्प में पूछा जाता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया को पूर्ण करने में समय कितना लगता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कोट की अपक्रिया को पूर्ण करने में अनंत समय लगता है, यानी ये कभी पूर्ण नहीं होती। इस बात को दिमाग में रखे रहना कि प्रथम कोट की अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, मतलब ये कभी पूर्ण नहीं होती। दूसरी बात के लिए तो ये बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये तो बात थी प्रथम कोट की अपक्रिया। इस लेक्चर्स में हम केवल प्रथम कोट की अपक्रिया को ही देखेंगे। अगले लेक्चर्स में हम जो है इसका वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और पूरा डेरिवेशन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये इतनी बातें समझ में आई हो आप तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फिर अगले लेक्चर को आप अवश्य देखिए।